हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? एकदम मस्त। जीआईएस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। 11th क्लास का समुच्चय जो चैप्टर है वो हमने यहाँ से स्टार्ट कर रखा है और समुच्चय चैप्टर में बेसिक जो जानकारी हैं, ज़्यादा नहीं, बेसिक जो जानकारी हैं थोड़ी बहुत वो हमने यहाँ से सीख भी ली हैं। ठीक है भाई, अब वहाँ से आगे का हम यहाँ से शुरू करते हैं आज की क्लास में। तो पहले वाली जो क्लास में हुआ था उसमें हमारा क्या हुआ था बेटा? एक तो हमने समुच्चय की परिभाषा के बारे में आपको बताया था। ठीक है, अभी आप यहाँ से समझते चलेंगे। हाँ, अभी आपको यहाँ से सारा समझते हुए चलना है और ये सारा फिर मैं आपको नोट करवा दूंगा। ठीक है, वो एक साथ नोट कर लेंगे हम, या तो ऑफलाइन क्लास में कर लेंगे या फिर यहीं पर ही उसको नोट कर लेंगे, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम यहाँ से कंप्लीट 1.1 का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे और जो कोई एक्स्ट्रा बातें आएंगी वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। ठीक है भाई, और फिर 1.1 पढ़ेंगे और जैसे ही आपकी ऑफलाइन क्लास शुरू होंगी तो कंप्लीट जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको यहीं पर नोट करा दिया जाएगा, या फिर लेट क्लास शुरू होंगी तो फिर वो ऑनलाइन क्लासेज के अंदर ही आपको नोट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो समुच्चय में हमने सबसे पहले इसकी परिभाषाओं को पढ़ा है, फिर परिभाषा के बाद हमने समुच्चय के बारे में सीखा है कि समुच्चय में अवयवों को कैसे लिखा जाता है, पुनरावृत्ति नहीं होती है, कैपिटल अक्षरों से लिखा जाता है, अवयवों को अधिकांशतः स्मॉल से लिखा जाता है, समुच्चय को मंझले कोष्ठक से बताया जाता है। इस तरह की बातें हमने यहाँ से सीखी हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट ही ये वीडियो देख रहा हो या ये वाली क्लास ले रहा हो तो वो एक बार पिछली क्लास ज़रूर देख लें बेटा। पिछली क्लासों पे आधारित क्लास रहेंगी आगे आने वाली क्लासें, तो डायरेक्ट यहाँ से ना जुड़ें, वो पिछली क्लासों से ही जुड़ जाएं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये आपको करना होगा। तो समुच्चय में फिर हमने आगे से क्या करा था, संख्याओं के बारे में थोड़ा सा यहाँ से हमने सीखा था, थोड़ा सा सीखा था हमने संख्याओं के बारे में कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती हैं, और वास्तविक को दो भागों में बांटा था हमने, परिमेय और अपरिमेय के बारे में। ये सब कुछ हमने पिछली क्लासों के अंदर पढ़ लिया है। अब यहाँ से आगे का टॉपिक हमारा आज का रहेगा, समुच्चय के अंदर ही चलता रहेगा ये सब कुछ, है ना। हाँ, अभी आप यहाँ से समझते चलें, बिल्कुल ये सब कुछ आपको सीरियल से कॉपी में लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, अभी आप यहाँ से समझते चलें और इन पे आधारित सवालों को करते चलें। ठीक है, सवाल अभी आए नहीं हैं, जैसे ही आएंगे मैं आपको बता दूँगा। ठीक है भाई, तो संख्याएँ जो मैंने आपको बताई थी उन्हीं संख्याओं में मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको। जैसे आपको इस तरह का मिल जाए कि z के ऊपर प्लस, है ना, इस तरह का कोई प्रतीक चिन्ह आपको मिल जाता है, z के ऊपर प्लस, पता है ना ये क्या है? बताया था ऑफलाइन क्लास में। अगर नहीं बताया हो या आपका रह गया हो या आप नहीं आए हो तो एक बार और समझ लेंगे और सीख लेंगे आप इसे। z के ऊपर प्लस का मतलब है धनात्मक पूर्णांक। कैसा बेटा? धनात्मक पूर्णांक। भाई z का मतलब पूर्णांक तो है ही, पता है ना आपको। पूर्णांक क्या होता है, i या z? पूर्णांक क्या होता है, i या z? दोनों ही पूर्णांक के प्रतीक चिन्ह होते हैं। ठीक है, अब z पे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, प्लस। इसका मतलब होता है बेटा धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक माइनस में भी होते हैं ना, इसलिए। कभी n के ऊपर तो ऐसे लगा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये तो खुद ही धनात्मक होता है, ऐसे आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, जहाँ प्लस और माइनस दोनों होते हैं वहाँ पर ऐसा लगाया जाएगा। तो z के ऊपर प्लस का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक। कैसे पूर्णांक बेटा, धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, q पे लगा दें तो, अगर इसे q पे लगा दें तो धनात्मक परिमेय संख्या। क्या बेटा, धनात्मक परिमेय संख्या। भाई q का मतलब परिमेय संख्या, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया इन संख्याओं के बारे में। अब q पे प्लस का मतलब है धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है जी, ऐसे ही r पे लगा मिल जाए ये
कहीं पर भी किसी भी प्रतीक चिन्ह पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो संख्या जो है वो कैसे लेनी है, आपको धनात्मक लेनी है। कैसे लेनी है, धनात्मक लेनी है। ठीक है, तो आर पे प्लस का मतलब है धनात्मक वास्तविक संख्याएं। कैसी बेटा, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो ये संख्याओं में ही ये चिन्ह और बताए मैंने आपको कि ऐसे लगा मिल जाए तो आपको कैसे बोलना है इनको। ये तो आपको बता ही दिया है कि जेड क्यू आर क्या होता है, ये तो हमारा पिछली क्लास के अंदर हो चुका है। अगर कोई डायरेक्ट देख रहा है तो वो एक बार पिछली क्लास देखें फिर यहाँ से जुड़े। ठीक है, हाँ, अगर यहीं पे जुड़ना चाहता है फिर वो इंतजार करें थोड़ा सा नया टॉपिक का, फिर वहाँ से वो आगे जुड़ सकता है। ठीक है भाई, तो ये हमारा पिछली क्लास पे आधारित था, सिर्फ यहाँ से हमने चिन्ह को देखा है और कुछ नया नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई, अब समुच्चय जो चल रहा है ना हमारा, अब उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कैसे, समुच्चय को दो भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में, दो भागों में। दो भागों में हमारी किताब के अंदर समुच्चय को बांट रखा है। कौन कौन से भाग भैया, सबसे पहला जो भाग है आपका समुच्चय का वो होता है भैया रोस्टर रूप। क्या होता है, रोस्टर रूप होता है। रोस्टर रूप का दूसरा नाम होता है सारणीबद्ध रूप। क्या होता है बेटा, सारणीबद्ध रूप। तो एक तो आप इसे रोस्टर रूप कह सकते हैं, ठीक है, एक आप इसे सारणीबद्ध रूप कह सकते हैं। दोनों एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है इसमें, दोनों एक ही बात है। या तो आप इसे रोस्टर रूप कहें या आप इसे सारणीबद्ध रूप कहें। एक दूसरा पार्ट होता है अपना, वो होता है समुच्चय निर्माण रूप। क्या होता है बेटा, समुच्चय निर्माण रूप। इसका भी एक पर्यायवाची है, मतलब दूसरा नाम है इसका भी। आप इसे नियम रूप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप इसे, नियम रूप कह सकते हैं। और आप इसे गुण विधि भी कह सकते हैं। आप इसे नियम रूप भी कह सकते हैं, आप इसे गुण विधि भी कह सकते हैं, और आप इसे समुच्चय निर्माण रूप तो कहोगे ही। तो कितने पार्ट बताए मैंने आपको, समुच्चय के दो पार्ट बताए भैया। कितने बताए, दो। कौन कौन से होते हैं वो सुनेंगे और समझेंगे आप ध्यान से, दोनों पार्टों को यहाँ से समझेंगे। पहले नंबर का होता है रोस्टर रूप। क्या होता है बेटा, रोस्टर रूप होता है। रोस्टर रूप या दूसरा ऑब्लिक लगा के सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप, या तो हम इसे रोस्टर रूप कहेंगे या फिर हम इसे सारणीबद्ध रूप कहेंगे। दोनों एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। अपनी किताब में दोनों ही लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो काम आता है वो रोस्टर रूप लिखा होता है। अधिकांशतः आपको रोस्टर रूप लिखा मिल जाएगा। दोनों ही एक ही बात होती है। इसका होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे पहचानते हैं कि ये रोस्टर रूप है साहब और ये समुच्चय निर्माण रूप है। रोस्टर रूप का ही नाम दूसरा, सारणीबद्ध रूप अलग से कुछ नहीं है भैया, ठीक है। हाँ, तो रोस्टर रूप को मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं आपके सामने। ए बराबर 1 2 3 4, चलो यहीं रोक दिया मैंने। ये मैंने कोई समुच्चय का एग्जाम्पल लिया। किसका एग्जाम्पल लिया, समुच्चय का। मैं आपको इस समुच्चय से रोस्टर रूप समझाना चाह रहा हूँ। हम इस वाले समुच्चय से रोस्टर रूप सीखेंगे बेटा। क्या सीखेंगे, रोस्टर रूप सीखेंगे, ठीक है। तो रोस्टर रूप में क्या होता है, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ रोस्टर रूप की, कि रोस्टर रूप में अवयवों को सारणीबद्ध रूप में लिखा जाता है। सारणीबद्ध का मतलब इस तरह से अवयवों को लिखा जाता है और एक अर्धविराम के द्वारा अवयवों को पृथक पृथक किया जाता है, मतलब अलग अलग किया जाता है, ठीक है। एक अर्धविराम के चिन्ह के द्वारा, अर्धविराम मतलब कॉमा, एक ही बात है, अर्धविराम मतलब कॉमा। तो कॉमा के द्वारा, कॉमा जो चिन्ह है, कॉमा के द्वारा, ठीक है, अवयवों को इस तरह से अलग अलग करके सारणीबद्ध रूप में लिखा जाता है। और लास्ट में मंझला कोष्टक बंद कर दिया जाता है। लास्ट में क्या किया जाता है बेटा, मंझला कोष्टक बंद कर दिया जाता है।
ये होता है हमारा रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। ठीक है भैया। और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप ऐसे, जैसे और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं आपके सामने। ठीक है, ये भी क्या है, रोस्टर रूप है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये भी क्या है, रोस्टर रूप है। ये सब कुछ रोस्टर रूप में है। तो रोस्टर रूप कैसे पहचानेंगे भैया, कैसे पहचानेंगे रोस्टर रूप बेटा? अवयवों को सारणीबद्ध तरीके से इस तरीके से लिखा जाएगा और प्रत्येक अवयव को अर्धविराम से अलग अलग करके इस तरह से लिखा जाएगा और लास्ट में मंझला कोष्टक लगा दिया जाएगा। मंझले कोष्टक के अंदर होगा ये सब कुछ। समुच्चय में होना तो मंझले कोष्टक में ही, आपको पता है कि समुच्चय का प्रतीक चिन्ह है जो वो क्या होता है, मंझला कोष्टक होता है। तो सारा जो काम है वो कहाँ होना है जी, मंझले कोष्टक में होना है। इससे तो आप दूर भाग ही नहीं सकते मंझले कोष्टक से। तो ये सब कुछ हमें कहाँ करना है, मंझले कोष्टक में करना है। ठीक है, एक बार फिर समझ लें, रोस्टर रूप अवयवों को अर्धविराम अर्थात कॉमा लगा करके अलग अलग करके लिखा जाएगा और मंझले कोष्टक में बंद कर दिया जाएगा, तो वो हमारा रोस्टर रूप होगा। ठीक है, अगर कोई भाषा लिखी हुई है, इसमें कोई भाषा लिखी हुई है मंझले कोष्टक के अंदर, तो वो रोस्टर रूप में नहीं आएगा। वो अभी नेक्स्ट आ रहा है, कौन सा, समुच्चय निर्माण रूप, वहां पर चला जाएगा वो। रोस्टर रूप जो होता है वो तो इस तरह का होता है, आपको ऐसे अवयव लिखे मिलेंगे इस तरह के। ठीक है, और ये अर्धविराम का चिन्ह लगा होगा। आपको ऐसा ही मिल जाए, एक ही अवयव मिल जाए तो अर्धविराम की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक ही अवयव मिल जाए तो ये भी रोस्टर रूप है, ये भी रोस्टर रूप है। ठीक है, क्योंकि एक ही अवयव है तो अर्धविराम की आवश्यकता नहीं पड़ी। अर्धविराम की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब अवयवों की संख्या एक से अधिक हो जाएगी, तब आपको प्रत्येक अवयव के बीच में अर्धविराम ऐसे लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। कॉमा नहीं लगाया तो फिर अवयवों को लिखेंगे कैसे, ऐसे ही खुले छोड़ देंगे तो वो अलग अलग अवयव काउंट नहीं होंगे, एक ही मीनिंग काउंट होगी। वो समझ रहे हैं आप बात को? तो ऐसे कभी नहीं लिखा जाता है। तो इस तरह से आप अवयवों के बीच में अर्धविराम का चिन्ह लगाएंगे रोस्टर रूप में बेटा। ठीक है, ऐसे अनेक एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऐसे अनेक एग्जाम्पल हो सकते हैं रोस्टर रूप के। ठीक है जी, अपनी किताब में देखना, बहुत सारे उदाहरण इस तरह से लिखे हुए हैं, वो सारे क्या हैं, रोस्टर रूप है। वो सारे क्या हैं बेटा, रोस्टर रूप है। इसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट, वो आता है बेटा समुच्चय निर्माण रूप। वो मैं और समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो रोस्टर रूप में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। इस तरह का जो समुच्चय मिलेगा वो आपका क्या होगा, रोस्टर रूप होगा, या उसे आप सारणीबद्ध रूप भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से आगे नेक्स्ट समुच्चय निर्माण रूप। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये समझना है, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, हाँ, रोस्टर रूप तो बहुत आसान होता है, सीधे ही देखते ही पता लगता है। रोस्टर रूप में तो ऐसी कोई दिक्कत आती ही नहीं है ना। दिक्कत तो समुच्चय निर्माण रूप में भी नहीं आएगी, वो भी देखते ही पता लगेगा। ऐसा कुछ उसमें उसके अंदर भी नहीं है। सवाल जो आपको मिलेंगे बुक के अंदर वो इस तरह से मिलेंगे। कोई भी आपको रोस्टर रूप दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप इसका समुच्चय निर्माण रूप बनाइए। ठीक है, या फिर आपको सवाल में समुच्चय निर्माण रूप दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा रोस्टर रूप बनाइए। समझ रहे हैं आप बात को? ये सारे सवाल हम धीरे धीरे आगे करने वाले हैं। ठीक है, एक बार आप समुच्चय निर्माण रूप और समझ लें, जिससे हमारा ये थ्योरेटिकल पार्ट 1.1 का कंप्लीट हो जाता है। फिर हम 1.1 के सवाल शुरू कर देंगे। ठीक है जी, सारे सवाल, सारे उदाहरण मैं आपको यही नोट करवाऊंगा, यहीं पर लिखवाऊंगा। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल, आप उनको करते चलना। और थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको भी समझाया है, ऐसे ही सवाल भी मैं आपको एक एक समझाता हुआ यहीं पे चलूँगा। फिर थ्योरेटिकल पार्ट दोबारा ऐसे जैसे ऑफलाइन क्लास लगेगी ना, तो वहाँ से स्टार्ट कर देंगे लिखवाना उसको। या फिर समय जैसे मान लो 1 तारीख से स्कूल ही नहीं खुले, ऐसा भी तो हो सकता है,
तो फिर यहीं पर ही आपको लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को? मैं सोच रहा हूँ कि एक बार समझा दूँ मैं आपको सारा, फिर एक साथ लिखा देंगे, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, जिस कोई बच्चा रह भी जाएगा मान लो बाई चांस, तो जैसे जब नोट करवाएंगे तो उसमें वो सम्मिलित हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? हाँ जी भाई। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से बेटा, दूसरा देखते हैं कौन सा, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, या हम इसे गुण रूप भी कहते हैं या गुण विधि भी कहते हैं, या हम इसे नियम रूप भी कहते हैं। ये सब एक ही बात है भैया, ठीक है जी। इन सब का मतलब एक ही है। आप चाहे समुच्चय निर्माण रूप कहो, आप चाहे गुण विधि कहो, आप चाहे नियम रूप कहो, सब कुछ एक जैसा है, बिल्कुल एक समान है। ये होता क्या है साहब, कैसे लिखते हैं साहब इसको, वो चीज़ आप यहाँ से समझेंगे, ठीक है भाई। कैसे लिखा जाता है, एक विशिष्ट गुणधर्म होता है, एक विशिष्ट नियम होता है, एक विशिष्ट गुण होता है, वो मजले कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। कैसे लिखा जाता है साहब, वो आप यहाँ से देखेंगे। मैं आपके सामने कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। इसे कैसे पढ़ेंगे भैया, इसे कैसे पढ़ेंगे वो चीज़ आप पहले यहाँ से समझेंगे। एक्स, ये जो बिंदी सी दिख रही है ना आपको, इसे बोलते हैं कॉलन। क्या बोलते हैं, कॉलन। देखो आप जब गणित पढ़ के आए ना छोटी क्लासों में, तो वहाँ आपने ऐसे देखा होगा कि यही लिख देता हूँ चलो, कि 1:2 देखा है ना, 2:4, ऐसे आपने देखा। तो अनुपात का चिन्ह था ना ये आपके सामने, वहाँ जैसा पढ़ रहे थे वहाँ अनुपात में था। या समुच्चय पढ़ रहे हैं तो समुच्चय में इस वाले चिन्ह को आप अनुपात नहीं कहोगे, ठीक है। आप इसे कैसे पढ़ोगे, ये वैसे हिंदी में तो बोला जाता है कॉलन। क्या बोला जाता है बेटा, कॉलन। अपनी किताब में भी लिखा हुआ है, ठीक है। कॉलन के नाम से जानते हैं हम इसे, क्या जानते हैं, कॉलन के नाम से जानते हैं। लेकिन आप इसे ऐसे पढ़ सकते हो, एक्स सच दैट एक्स, आप इसे सच दैट पढ़ सकते हो, ठीक है। कैसे पढ़ोगे आप इसे, एक्स सच दैट एक्स। कैसे पढ़ोगे आप इसे, एक्स सच दैट एक्स, ऐसे आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है जी, सच दैट से। हिंदी में इसे बोलते क्या है बेटा, बोलते क्या है इसको हिंदी में, वो मैं बता चुका हूँ। आपको कॉलन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं। ये चिन्ह ऐसे भी काम में लिया जाता है, ये डंडा से खड़ा कर रखो है ना, या भी सच दैट ही बोले, कॉलन ही बोलेंगे, है ना। बिंदी लगा दें दो इस तरह की, ये वाली ऐसे लिख दें, वो भी कॉलन होता है, ऐसे लिख दें, वो भी कॉलन होता है। ये अवयव को व्यक्त कर रहा है, किसको कर रहा है, अवयव को। ये एक्स जो है ना बेटा, ये अवयव को व्यक्त कर रहा है, किसको कर रहा है, अवयव को। ये एक्स ऐसे भी हो सकता है, या वाई भी हो सकता है, वाई सच दैट वाई भी हो सकता है, या जेड सच दैट जेड भी हो सकता है, ऐसा भी आपको मिल सकता है। ये तो आपके सामने मैंने लिखा ही है। इसके साथ ये दोनों भी आपको यहाँ लिखे हुए मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये दोनों भी ऐसे भी, मतलब एक्स वाई जेड ये सारे हमारे प्रतीक चिन्ह हैं इसके,
किसके? समुच्चय निर्माण रूप के। समुच्चय निर्माण रूप की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से होती है, इस तरह से होती है। सबसे पहले आपको ऐसे मिलेगा, या तो x सच दैट x मिलेगा, या y सच दैट y मिलेगा, या z सच दैट z मिलेगा, या इनके अलावा और कोई सिंबल भी आ सकता है। वैसे अधिकांशतः यही सिंबल आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप की पहचान करवाएगा भैया। और यहाँ पर विशिष्ट गुणधर्म लिखा होता है, नियम लिखा होता है। ठीक है, कैसे? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। तो ये जो लाइन लिखी हुई है अपनी, इसे कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। क्या बोलते हैं बेटा इसे? समुच्चय निर्माण रूप। समझ गए आप बात को? ऐसी लाइन को, ऐसी लाइन आपको लिखी मिल जाए वो समुच्चय निर्माण रूप होता है। मतलब ये मिलना चाहिए प्रारंभ में। यहाँ विशिष्ट गुणधर्म तो कैसे भी हो सकता है, ये कोई समीकरण भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। समीकरण भी आपको विशिष्ट गुणधर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं आप सोच रहे हैं साहब हिंदी की भाषा ही मिलेगी क्या हमेशा? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जरूर मिलेगा आपको। ये जैसे ही आपको दिख जाता है आप समझ जाना कि ये समुच्चय निर्माण रूप है। क्या है ये? समुच्चय निर्माण रूप है, जैसे ही ये आपको मिल जाता है। ठीक है बेटा, अब विशिष्ट गुणधर्म क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, ये हमारा विशिष्ट गुणधर्म है। तो अब हमें इस जो रूप, ये जो रूप है हमारा समुच्चय निर्माण रूप, हम चाहें तो इसका रोस्टर रूप बना सकते हैं। कैसे? इस विशिष्ट गुणधर्म को हल कर दो, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमने विशिष्ट गुणधर्म को हल कर दिया। ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये पता है किसके मान है? ये एक्स के। एक्स इनमें से कोई भी हो सकता है, कोई भी, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का कोई सा भी स्वर हो सकता है। ठीक है, तो इस गुणधर्म को पढ़ करके हम रोस्टर रूप बना सकते हैं। जैसे मैंने ये बना दिया, ये समुच्चय निर्माण रूप था, इसका ये मैंने क्या बनाया है? रोस्टर रूप बनाया है। क्या बनाया है? रोस्टर रूप बनाया है। समझ गए आप बात को? ये इसे देख करके बनाया है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? समुच्चय निर्माण रूप, गुण रूप, या गुण विधि, या नियम रूप। समझ गए आप बात को? इस तरह का समुच्चय निर्माण रूप होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके सामने। और देखें, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। क्या? एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या है, एक का मतलब यह मत समझ जाइए कि एक ही प्राकृत संख्या लेनी है। एक लेकिन लेनी कौन सी? नाम थोड़ी है यहाँ पे। तो कोई सी भी प्राकृत संख्या हो सकती है, अर्थात समस्त प्राकृत संख्याओं को आप ऐसे दिखा दोगे इसके लिए। ठीक है जी, 1 2 3 डॉट 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 ऐसे ले जाओगे आप इसे। तो इसका ये रोस्टर रूप है, इसका ये कौन सा रूप है? रोस्टर रूप है। ये कौन सा रूप था भाई? ये कौन सा रूप था? समुच्चय निर्माण रूप। कौन सा था बेटा? ये समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है जी, तो ये समुच्चय निर्माण रूप, ये मैं आपको बना बना के बता रहा हूं। इसके कौन से रूप बता रहा हूं मैं? ये आपको रोस्टर रूप बता रहा हूं। ठीक है जी, तो आप ऐसे देख सकते हो, ये हमारे रोस्टर रूप में आ रहे थे, जो मैं पहले ही आपको बता चुका था। इस तरह का आपको मिल जाता है तो वो क्या होता है? समुच्चय निर्माण रूप होता है। तो एक बार दोबारा से समझेंगे, शुरू से समझेंगे समुच्चय निर्माण रूप को कैसे लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है समुच्चय निर्माण रूप का? कि आपको ऐसे मिलेगा, या तो आपको x मिलेगा, या आपको y मिलेगा, या आपको z मिलेगा। ठीक है, और कॉलन का चिन्ह लगा होगा इस तरह से, कॉलन का चिन्ह लगा होगा इस तरह से। और उसके बाद आपको क्या करना है? विशिष्ट गुणधर्म लिखना है। ये लिख रहा देखो,
आपको विशिष्ट गुणधर्म लिखा मिलेगा और ये सारा कुछ एक मंझले कोष्टक में बंद होगा, वो आपका समुच्चय निर्माण रूप कहलाएगा। ठीक है, एक बार और रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले आपको x, y, z में से कोई अवयव मिलेगा और आपको कोलन का चिन्ह लगा मिलेगा, उसके बाद विशिष्ट गुणधर्म लिखा होगा और फिर मंझला कोष्टक लगा होगा। ये हमारा कौन सा रूप होता है? ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप या गुण विधि या नियम रूप होता है। इसके अनेक एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिए हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ मैं आपको। हाँ भाई, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, कुछ उदाहरणों से हम यहाँ से समझ रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप को। देखो बेटा, जैसे y सच दैट y, अब की बार मैंने y ले लिया। ठीक है, y सच दैट y, हाँ भाई, जैसे एक प्राकृत संख्या, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ऐसे अनेक एग्जाम्पल आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप। सम अभाज्य प्राकृत संख्या, मैंने 2-2, 3-3 गुणधर्म लगा दी एक में ही। देखो ध्यान से समझना आप मेरी बात को, है ना। हाँ बिल्कुल, y कोई अवयव है, y सच दैट y हो गया। y किस रूप का अवयव है? y किस रूप का अवयव है वो आपको ये गुणधर्म बताएगा जो लिखा हुआ है, ये विशिष्ट गुणधर्म लिखा हुआ है ना, ये आपको क्लियर करेगा y की स्थिति की y है कौन, आखिर y है कौन। सम अभाज्य प्राकृत संख्या, सम अभाज्य प्राकृत संख्या। मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए बेटा आप कि सम अभाज्य प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होंगी? जो भी होंगी उन्हें आप मंझले कोष्टक में लिख दो, आपका समुच्चय निर्माण रूप जो है वो रोस्टर रूप में चेंज हो जाएगा। बता सकते हैं क्या आप? बता सकते हैं ना? बताओ कौन सी होगी, क्या होगी भाई? अच्छा, एक बच्चा बता रहा है कि सर ये होगी, यही होगी, और भी कोई होगा भैया? हैं, चलो देखो तो आप। सम अभाज्य प्राकृत संख्या को मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाता हूं। ठीक है, हाँ सीखना है इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो मैं काम चला लेता, 2 से डायरेक्ट ही बता देता मैं आपको। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या प्रत्येक बच्चा जानता है कि प्राकृत संख्या क्या होती है। 1, 2, 3, 4 इस तरह से प्राकृत संख्या के बारे में हमने खूब अच्छे से बताया है। अगर कोई नया बच्चा है तो एक बार पिछली क्लास जरूर देख लेना, संख्याओं के बारे में बता दिया है सब कुछ। ठीक है बेटा, तो प्राकृत संख्या ऐसे होती है, इस तरह से प्राकृत संख्या होती है बेटा। अब प्राकृत में भी क्वालिटी लेनी है आपको, कैसे? सम अभाज्य, सम अभाज्य। अब पहले मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा प्राकृत संख्याओं में से सम संख्या छांट लो, कौन कौन सी है? तो सम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। ये कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है ये जो आपके सामने लिखी हुई है? कौन सी है ये? सम, प्राकृत संख्या। ये तो प्राकृत संख्या, इनमें से मैंने छांट ली सम संख्या। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये हो गई सम। अब आपको प्राकृत भी लेनी है, सम भी लेनी है, अभाज्य और होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? अभाज्य संख्या और होनी चाहिए। तो अब आपको इनमें से अभाज्य संख्या छांटनी है, कौन सी है? कौन सी है वो? 2। 4 अभाज्य है क्या? नहीं है। 6 है क्या? नहीं है। 8 है क्या? नहीं है। ठीक है, तो सम
अभाज्य प्राकृत संख्या कौन सी हुई? 2 हुई। तो अपना एक अवयव आएगा, ये आ जाएगा वो। लेकिन भैया एक बात बताएंगे आप मुझे, मैं आपको एक नई बात यहाँ से सिखाऊंगा, बिल्कुल नई होगी, देख लेना आप, ठीक है? अभी आपके सामने आने वाली है। चलो सम संख्या तो सभी जानते हैं, कोई समस्या ही नहीं है इसमें। तो प्राकृत संख्या भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, अच्छे से आप सीख चुके हैं। मैंने आपको इसमें से जो सिखाया नहीं है ना, वो पता क्या है? वो पता है क्या है? अभाज्य है। अभाज्य संख्या मैंने आपको नहीं बताई है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है? ये यहाँ पर काम आ गया, इसलिए आपको अभाज्य संख्या सिखाना जरूरी है। अभाज्य संख्या बताना अब आपको जरूरी हो गया। तो अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा, वो आप यहाँ से सीखेंगे। मैंने ऑफलाइन क्लासेज के अंदर बच्चों से पूछा कि बेटा आप मुझे ये बताएं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है? तो बच्चे ने तुरंत से खड़े होकर जवाब दिया कि सर ऐसी संख्याएं जिसमें उसी संख्या का भाग जाता है अभाज्य संख्या कहलाती है। भाई ध्यान से सुनना, हाँ कहीं सो गए हो, थ्योरेटिकल चैप्टर के कारण है ना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब आप बिल्कुल मुंह धो के बैठ जाएं सामने, अब आप नई चीज़ सीखने वाले हैं, दिमाग को ढंग से लगाएं आप, जो मैं आपको बताता हूँ उसमें। अब तो मैंने उससे पूछा कि अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा? बिल्कुल नया सीखोगे, 100% कह रहा हूँ नया सीखोगे। हाँ आप क्लास देख रहे हो ना, आप सोच ले मन ही मन में कि अभाज्य संख्या क्या होती है। क्या आपका जवाब यही है जो मैं बोल रहा हूँ, जो उस बच्चे ने बोला था? उस बच्चे ने जो बोला था वो बोल रहा हूँ मैं अभी अभाज्य संख्या आपको बताऊंगा, अभी नहीं बताई है मैंने, ठीक है? अभाज्य संख्या उस बच्चे ने क्या बताई? ऐसी संख्याएं गुरुजी जिनमें उसी संख्या का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, सब अभाज्य संख्या होती हैं। और मेरे हिसाब से यही जवाब आपके दिमाग में चल रहा होगा। आप क्लास देख रहे हैं ना, तो आपसे पूछता हूं मैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो शायद आपके दिमाग में भी यही बात होगी जो उस बच्चे ने बोल के बताई थी कि ऐसी संख्याएं जिनमें उसी संख्या का भाग जाता है अभाज्य संख्या कहलाती है। चलो फिर ऐसा होता है तो अभाज्य संख्याएं फिर कौन कौन सी होंगी साहब, उसके नियम पर चलते हैं। देखो जी, 2 अभाज्य हो गई साहब, 2 में 2 का ही भाग जाता है, 2 में 2 का ही भाग जाता है गुरुजी। 2 कैसी है? अभाज्य। चलो भैया मान ली बाकी बात। गुरुजी 3 में 3 का ही भाग जाता है, अभाज्य है साहब, मान ली साहब। 3 के बाद 4 तो ना है ना बेटा, क्योंकि 4 में 2 को भी चले जाए, फिर 4 को भी जा रहा हो तो दो संख्यान को जा रहा हो तो वहाँ के अनुसार 4 ना होएगी, बिल्कुल ना होएगी, 4 होए भी ना है। 3 के बाद भैया 5 आएगी, 5 के बाद ऐसी 7 आएगी, 7 के बाद 9 तो नया आए ना, 9 में 3 को भी चले जाए और 9 को भी चले जाए भैया। 7 के बाद फिर 11 आएगी, 11 के बाद 13 आएगी, 13 के बाद 17 आएगी, 17 के बाद 19 आएगी, 19 के बाद 23 आएगी, और ऐसे भैया ये रुकेंगी ना, चलती चले जाएंगे। तो ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ना बेटा, ये सारे के सारे पता है क्या हैं? अभाज्य अंक हैं। ये कंप्लीट जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ना, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। कौन सी संख्याएं बेटा? ये अभाज्य संख्या हैं, ठीक है जी। तो भैया उस बच्चे का नियम चल रहा है, आप देख रहे हो, आपका भी नियम चल रहा है। कौन सा? कि साहब ऐसी संख्याएं जिसमें उसी संख्या का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, साहब अभाज्य संख्या होती हैं। तो आपके नियम से चल गया, ये तो चल गया ना। चलो ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने उस बच्चे से भी पूछा था फिर इसी तरह से कि बेटा बता मुझे तू अब कि 1 कैसी संख्या है? 1 कैसी संख्या है? बच्चे का जवाब आया, सर 1 अभाज्य संख्या नहीं है। मैंने उससे पूछा क्या 1 अभाज्य संख्या है? तो उसने बताया कि सर 1 अभाज्य संख्या नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए क्या 1 अभाज्य संख्या है या नहीं है?
शायद आपका जवाब भी यही होगा कि सर एक अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है साहब? मुझे तो कारण बताओ साहब कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। कारण शायद आपके पास नहीं है, और ना उस बच्चे के पास था और ना आपके पास है। कारण किसी के पास नहीं है, तुम्हारे पास। हाँ, तुम पे मैं ज़्यादा दबाव डालूंगा तो तुम ऐसा कहोगे। तुम क्या, तुमसे जिसने कहा है वही तो तुम कहोगे। तुमसे ऐसे कहा होगा, अगर एक के बारे में तुमने चर्चा कर भी ली होगी कोई से, तो कि भैया एक अपवाद है। ऐसे शब्द आ जाएं, ऐसे शब्दों का यूज करते हैं कुछ लोग कि एक अपवाद है, एक कछु ना होए करे, एक अभाज्य संख्या ना होए करे, एक अभाज्य संख्या ना होए करे। ऐसे कह दें लोग बाग और पीछे छुड़ा लें एक थे। तुमने भी ऐसे ही छुड़ा रखो है ना पीछे। कि एक ना है साहब, एक का रीजन नहीं है तुम्हारे पास कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। देखो जो तुमने जो नियम सोच रखो है ने, जो तुमने नियम बना रखो है, कौन सो कि साहब ऐसी संख्या जिसमें उसी संख्या का भाग जाता है, उसी संख्या का भाग जाता है, अभाज्य संख्या होती है। तो एक है ना, एक ऐसो ही तो है, एक इनके जैसो ही तो है। एक में एक को भाग ना जाए, एक में एक का ही तो भाग जाता है। क्या एक में और किसी अंक का भाग जाता है? आप मुझे बताओ, क्या एक में और किसी संख्या का भाग जाता है? क्या नहीं जाता, एक में एक का ही जाता है। तो तुम्हारे नियम के अनुसार तो एक भी इनमें ही सम्मिलित होना चाहिए, एक अभाज्य अंक होना चाहिए ना एक। लेकिन तुम मना करें वाकई कि एक ना है गुरुजी अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं है साहब। मना भी कर रहे हैं, नियम में भी बोल रहे हैं। ये देखो, ये वही अंक हैं जो तुम बता रहे हैं कि साहब इनमें इन्हीं को भाग जाए और कछु को भाग ना जाए, वही अंक हैं ये। दो में दो कोई जावे और कछु को ना जाए, तीन में तीन कोई जावे और कुछ का नहीं जाता, पाँच में पाँच का ही जाता है, किसी भी संख्या का और नहीं जाता। ये सारे वही अंक हैं जिनमें इन्हीं अंकों का जाता है और किसी का नहीं जाता। तो फिर एक भी तो इन्हीं में है, एक भी तो ऐसा ही है कि एक में एक कोई भाग जाए और किसी संख्या का भाग नहीं जाता इसमें भी। तो फिर तुम्हारे नियम के अनुसार तो एक भी अभाज्य होना चाहिए ना। लेकिन तुम एक की तो मना कर देते हो कि साहब एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब मैं आपको वो चीज सिखाता हूं कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। आपने परिभाषा थोड़े अच्छे ढंग से नहीं पढ़ी, नहीं तो आप भी ये कारण दूर कर जाते। अब मैं आपको अच्छे तरीके वाली परिभाषा बताता हूं कि ऐसे बोला करो अभाज्य संख्याओं को, ऐसे मत बोलो जो तुमने अब तक सीखा है उसे भूल जाओ। अब वो बात सही नहीं है। अगर उस बात पे चलो ना तुम्हें, तो एक भी इन्हीं में आना चाहिए, और जबकि एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो फिर अभाज्य संख्या ने कैसे बताएंगे वो अब आप यहां से सीखेंगे बेटा। ऐसा अंक या प्रत्येक अंक, कोई भी अंक जो आपके सामने है जिसे हम अभाज्य अंक बोल सकते हैं या अभाज्य संख्या बोल सकते हैं, तो ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो, सुनना, कानों से रुई हुई निकाल देना अगर डाल रखी हो तो, है ना, एकांत में सुनना। ऐसी संख्या जिनके दो अभाज्य गुणनखंड हों। कितने? दो। ऐसी संख्या जिनके दो अभाज्य गुणनखंड हों, अभाज्य संख्या होती है। ऐसी संख्या जिनके दो अभाज्य गुणनखंड हों, दो गुणनखंड हों, अभाज्य संख्या होती है। तो दो गुणनखंड कैसे हों साहब, ये आप यहां से सीखेंगे। दो के गुणनखंड करो, क्या आएगा? 2 गुना 1। 3 के करो, 3 गुना 1।
5 के करो 5 गुना 1, 7 के करो 7 गुना 1, 11 के कर लो 11 गुना 1। ये जो मैंने गुणनखंड करे हैं ये 2 हैं, इसके भी 2 हैं, 5 के भी 2 हैं। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, अभी बताऊंगा। अभी क्लास में होते ना तुम्हें चिल्ला जाते ये लिखते ही। ऐसा तुम्हारे साथ वहाँ पर भी हो रहा है बैठे बैठे, लेकिन सारी बात मैं आपकी समझ पा रहा हूँ। अभी धीरे धीरे जो आपके मन में चल रहा है ना वो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और दूर कर दूंगा उन बातों को। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि साहब 2-2 गुणनखंड की कह रहे हैं, तो साहब 2 गुणनखंड तो 4 के भी हो जाएंगे। 4 के कर लो गुरुजी 2 गुना 2, ऐसे सोच रहे हैं कि 4 के हो जाएंगे साहब। 6 के कर लो गुरुजी 2 गुना 3 हो जाएंगे। ये तो अभाज्य है ही ना है। अरे इनके 2 गुणनखंड ना है भैया, या के 2 ना है 3 है। 1 कौन लगाएगा? 3 है आके, कितने हैं आगे? 3। 2 गुना 3 गुना 1 तो रहता ही है सब में, समझ गए? तो ये अपने नियम से बाहर है, या को भी 1 आएगा, ये अपने नियम से बाहर है सब। जो मैंने नियम बोला है ना आपके सामने कि ऐसी संख्या जिनके 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या होगी, उस नियम से बाहर है ये 4 और 6। आप सोच रहे हैं कि 9 हो जाएगा। अरे 3 गुना 1 आएगा, या भी तो लगाएंगे, तो 3 गुणनखंड हो गए, 2 नहीं है ये। कहीं आप इसको 2 समझ रहे हों, तो फिर इसका मतलब तो 2 वाले कौन कौन से बचेंगे बेटा? 2 वाले कौन कौन से बचेंगे पता है? 2 वाले यही बचेंगे जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ठीक है? वो तो आपका तुक्का लग जाता है कि उन्हीं अंकों का भाग जाता है, बैठ जाता है, लेकिन ये तुक्का 1 पे जाके फेल हो जाए तुम्हारा, या हमारे या नई बात सीखनी पड़े तुम्हें, नहीं तो वही ये चलाते आ रहे हैं बहुत दिन से हैं। तो अब 1 का मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। देखो आपके सामने कितने गुणनखंड होने चाहिए साहब? 2 होने चाहिए। अच्छा 1 के करियो गुणनखंड ऐसे 2 हैं? क्या 1 के ऐसे गुणनखंड हो सकें कि 2? आप मुझे जवाब दें। क्या इस 1 का ऐसे 2 गुणनखंड हो सकते हैं अलग अलग? अलग अलग हो सकते हैं? अलग अलग नहीं हो सकते। आप ये तो नहीं सोच रहे? अरे आप ये तो नहीं सोच रहे? लग रहा है मुझे कि आप ये सोच रहे होंगे। आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। समझ गए आप बात को? हाँ जी, नहीं, दोनों अंक समान है, ठीक है? तो 1 का गुणनखंड करेंगे तो 1 का तो 1 ही आएगा साहब, 1 का तो 1 ही आएगा। तो भैया इसके 2 गुणनखंड नहीं हो सकते ना ऐसे, तो भैया ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। अब ये तुक्का नहीं है आप वाला कि साहब ऐसी संख्या जिनमें उन्हीं को भाग जाए अभाज्य संख्या हो जाए, या नियम पे तो 1 आ जाए, 1 में 1 कोई भाग जाए और कुछ को भाग ना जाए करे, तो यह नियम पे तो 1 आ जाता है। लेकिन 1 नहीं होता है, 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है बेटा। अभी मैं आपको अभाज्य संख्या बता रहा हूँ, कहीं आप और कुछ सोच रहे हो। भाज्य नहीं बता रहा मैं आपको अभाज्य बताने लग गया हूँ। अभाज्य काम आया तो मैं आपको अभाज्य सिखाने लग गया। ऐसे कुछ नई बातें बीच में आती रहेंगी ना, जो मुझे लगेगा कि ये बच्चा नहीं जान रहा है शायद, तो मैं वो चीज़ आपको बताता रहूँगा बीच में, जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो मुझे मिलता जाएगा, ठीक है? मैं तो आपको समुच्चय निर्माण रूप समझा रहा था, पर ये बीच में ये संख्या आ गई, अभाज्य संख्या, ये शब्द आ गया। इस शब्द के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, पहले से आप जानते थे, पर उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, उस वाले शब्द से, ठीक है? इसलिए मुझे ये बताना पड़ा, ठीक है बेटा? तो आज के बाद अभाज्य संख्या को आप ऐसे बोलोगे कि ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं भिन्न भिन्न, ऐसी संख्या
जिसके दो भिन्न भिन्न गुणनखंड होते हैं, दो होने चाहिए, दोनों अलग। ठीक, अभाज्य संख्या होती है, ये नियम कहीं भी लगा दो, किसी भी अभाज्य संख्या में सब में लगेगा। आपका तुक्का है, कहीं लगेगा कहीं रह जाएगा, जैसे एक में रह गया। समझ रहे हैं आप बात को? इसलिए आज से अभाज्य संख्या की परिभाषा थोड़ी सी बदल लें, जो मैंने बताया उस तरीके से उसको याद रखें। ऐसी संख्या जिसके दो अभाज्य गुण, दो गुणनखंड हों भिन्न भिन्न, ठीक है, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है बेटा, ऐसा करोगे तो आपको ये ना, ये अपवाद नहीं कहना पड़ेगा। जैसे कुछ कह दे ना कि एक तो अपवाद है, ये कोई इलाज ना है, इसको कोई इलाज ना है। गणित में कुछ भी अपवाद नहीं होता है। ऐसा जो कह रहा है वो खुद ही अपवाद है, अगर ऐसा हो रहा है तो। नो, गणित में हम अपवाद शब्द काम में नहीं लेंगे। अपवाद क्या होता है? कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये छोटे स्तर की बात थी जो 10वीं के लेवल तक हमने कर ली, चल गया हमारा काम। अब नहीं करनी, अब आप बड़े हो गए, 11th साइंस के विद्यार्थी हो आप आखिरकार, तो आप ऐसे बोलते अच्छे लगोगे क्या कि साहब एक अपवाद है। अरे ऐसा नहीं होता, गणित में अपवाद कुछ नहीं होता है। ठीक है, सबका कारण है, वो चीज़ अलग है कि आपको नहीं पता तो आप उस चीज़ को अपवाद पे जोड़ के भाग गए, दूर निकल गए टॉपिक से, ऐसा नहीं करना है। ठीक है बेटा, तो ये हमारी अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं हो गई यहाँ से। ठीक है, तो सम अभाज्य प्राकृत संख्या कौन सी हुई साहब? 2 हुई। ये जो बात है ना अभाज्य संख्या वाली जो बताइए मैंने, कंपटीशन में पूछे जाने वाले अधिक प्रश्नों की संख्या में पूछता है, इसको बहुत बार पूछी गई है, ये बहुत बार पूछी गई है। कैसे कैसे सवाल बनते हैं पता है? आपसे ऐसे पूछ सकता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? अब मैं आपको 2-4 सवाल बना के बता रहा हूं कि कैसे पूछा जा सकता है कंपटीशन लेवल पर जाकर के। 11वीं में कोई ना पूछ रहा है कि तुम सोच रहे हैं 11वीं पेपर में आ रहा हो ही ना, यार सवाल ही बहुत है आगे को तो। लेकिन ये डीपली जब मैं ले जा रहा हूं तो ये चीज़ अब ऊपर निकल गई थोड़ी सी। काम जरूर आएगी, ऐसा नहीं है काम नहीं आए, काम जरूर आएगी। आवश्यकता पड़ेगी ना तो आपका दिमाग कैच कर लेगा, हाँ यार ये बात तो गुरुजी ने बताई 11वीं क्लास में, आ गई भैया काम। जब आपको जरूर याद आएगी एक बार, हाँ साहब मान गए साहब ठीक है, हाँ थोड़ा समय लगता है। नॉलेज कभी बेकार नहीं होती है, कभी बेकार नहीं होती है, समय आने पर वो काम आ जाती है। आप सीखते जाओ जितना सीखना है। आप सोच रहे हैं कि यहाँ यूज नहीं हो रहा, कहीं तो यूज होगा जा कर के, तुरंत आप उसको सही कर दोगे। 4 ऑप्शन मिलेंगे ना आपको, आप करेक्ट करके आओगे अगर आपने पहले कभी पढ़ लिया होगा और सीख लिया होगा तो। इन चीज़ों को कोई नहीं भूलता है। कहीं आप सोच रहे हैं पढ़ के भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप ऐसा सोच रहे हैं तो। ठीक है, हाँ 1% भी नहीं भूलेंगे भैया आप। फोन आ गया था बीच में है ना, वैसे भी क्लास का समय शायद होने वाला है, कोई बात नहीं। अभी थोड़ा सा और बताते हैं आपको इसके बारे में कि कंपटीशन में ये सवाल कैसे पूछा जाता है। फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, या प्राकृत शब्द भी लगा सकता है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है मैं आपसे पूछता हूं? 2 है। कौन सी है? 2। सब और ऐसे भी आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। तो सबसे छोटी और अभाज्य कौन सी है? यही 2 है। यह 2 पे ही बने हैं सवाल। जो भी सवाल घुमाता है अधिकांशतः 2 पे घुमाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, और छोटी शब्द को हटा दो फिर भी 2 आएगा। कैसे पूछेगा फिर पता है वो? सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, क्योंकि ऐसी एक ही संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ऐसी और संख्या नहीं है, एक ही संख्या है ऐसी 2 जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, तो इस 2 के ऊपर बहुत सारे सवाल बना लेता है वो। तो जो भी सवाल बने आप उसका करेक्ट जवाब दे के आना बिल्कुल। और मैं आपसे पूछूं
सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या कौन सी है? जल्दी से बता देंगे। 3 है। कौन सी है? 3 है। विषम पे आ गया इसलिए। ठीक है, ऐसा सवाल तो कभी कभी बनता है, मैंने बनाया है आपके लिए। 2 पर सवाल बहुत सारे बने हैं कंपटीशन में, ये सवाल कई बार पूछ लिया गया है। अलग अलग एग्जाम जो होते हैं, ये पुलिस के पेपर, आर्मी वार्मी के, इनमें तो कोई समस्या ही ना है। ठीक है, हाँ, समझ गए बेटा आप बात को? हाँ, ये अपना टॉपिक हुआ है समुच्चय निर्माण रूप का, और उसमें मैंने आपको भाज्य संख्या और सिखा दिया है यहाँ से। तो लगभग 1.1 का थ्योरेटिकल पार्ट समाप्त है, लगभग समाप्त है, और कुछ बच रहा होगा तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाऊंगा। ठीक है बेटा, और फिर हम 1.1 यहाँ से शुरू कर देंगे। सारे सवाल आप मेरे साथ साथ कर लेना। ठीक है जी? हाँ, थ्योरेटिकल पार्ट वो मैं आपको नोट करवाऊंगा बिल्कुल सीरियल से। मैं सोच रहा हूँ वो सारा काम ऑफलाइन क्लास के अंदर मैं आपको करवाऊँ, जिससे क्या है, जो बच्चे सिर्फ ऑनलाइन क्लास देखते हैं उनका कोई नुकसान नहीं होगा। सारा समझा तो दिया ही है, और सवाल भी मैं सारे आपको करवा दूंगा। बाकी जो बच्चे मेरे पास यहाँ पढ़ेंगे ऑफलाइन, मैं उनको यहीं पर वो सारा कुछ नोट करवा दूंगा। ठीक है, और क्लास लेट हो जाती है तो फिर वो हम यहीं से लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है भाई, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।